Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is aids और auxiliaries to trades. अब aids और auxiliaries to trade क्या होता है? ये भी एक components of classification of commerce है. पहला होता है ट्रेड, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. वो भी नहीं देखी हो तो वीडियोस जाके देख लीजिए. आज जो हमारा सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स है वो है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं. These activities which help in smooth flow of trade are known as aids to trade. These activities make buying and selling of goods more easy. These activities are known as services. The aids to trade helps in removing various hindrances of trade which arise in production and distribution of goods. अब ये एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जो ट्रेड को बहुत स्मूथली बैलेंस करती है. मतलब जो बाइंग और सेलिंग होता है कंज्यूमर और किसी सेलर के बीच में या मैन्युफैक्चरर के बीच में, उसको बहुत ही कन्वीनियंट बना देती है, बहुत ही इजी बना देती है. इसीलिए एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स को हम लोग सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं. क्योंकि जितने भी हिंड्रेंस होते हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ये सबको रिमूव करती है. अब जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है और कोई कंज्यूमर है. मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकता और कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच सकता. तो जो मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोड्यूस करेगा वो कंज्यूमर तक लाने में उसके बीच में जितने भी चीजें आएंगी वो सब कौन मैनेज करता है? वो सब मैनेज करता है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. इसीलिए इसको सर्विस बोलते हैं, ताकि कंज्यूमर को इजिली गुड्स मिल सके और मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर मिल सके और वो अपना गुड्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सके. तो इसी द कॉमन ऑक्सिलरीज और ट्रेड और एड्स टू ट्रेड आर फर्स्ट इज मिडलमैन. There are limited number of producers of any product while the consumers are unlimited. Hence, it is not possible for consumers to purchase goods directly from producer. This is first problem in sale and purchase of goods which is called as hindrance of person. अब देखिए जो एड्स टू ट्रेड के जो कॉमन ऑक्सिलरीज होते हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, पहला होता है मिडलमैन. अब कैसे मिडलमैन, चलिए डिटेल में समझते हैं क्या होता है. सबसे पहले तो ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लिमिटेड होते हैं. उनके जो नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होते हैं. तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि कंज्यूमर जाके डायरेक्टली परचेजर से या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेल और परचेज में, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को नहीं ढूंढ सकता और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं ढूंढ सकता. और इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. तो इसी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को कौन सॉल्व करता है? मिडल मैन. बीच के लोग जो होते हैं उसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. मैन्युफैक्चरर से सामान लाके वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं. टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, the service of middlemen are required. The middlemen consist of wholesaler, retailers, etc. Wholesalers purchase commodity from the producers in large quantity and sell it to the retailer in small quantities, and retailers sell the products to consumer as per the requirement in small quantities. अब क्या करता है जो मिडिलमैन होता है? वो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है, मतलब वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं ढूंढ सकते और कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर को नहीं ढूंढ सकते. तो इसी गैप को मतलब कवर अप करने के लिए, इसी गैप को फिल करने के लिए मिडिलमैन की जरूरत होती है. मिडिलमैन होलसेलर्स भी होते हैं, मिडिलमैन रिटेलर्स भी होते हैं और भी होते हैं. पर होलसेलर्स क्या होते हैं? होलसेलर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान खरीदते हैं, वो भी गुड्स खरीदते हैं, वो भी कैसे? लार्ज क्वांटिटी में. क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर यूनिट्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो एक दो चीजें तो प्रोड्यूस करती ही नहीं है, वो बहुत ही बल्क में, बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में, बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में सामान प्रोड्यूस करती है. तो वही, और वो एक दो सामान तो किसी को देगी ही नहीं. तो जो होलसेलर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और वही सामान ला के वो रिटेलर्स को देते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में. वो भी एक रिटेलर्स को नहीं, कई सारे रिटेलर्स को देते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, क्योंकि रिटेलर्स को भी बहुत ज्यादा अपना शॉप मेंटेन करना रहता है, तो वो भी एक सामान लेके चलते नहीं है. तो वैसे ही रिटेलर्स ने होलसेलर से सामान लिया स्मॉल क्वांटिटीज में, और वही रिटेलर्स ने सामान किसको सेल आउट किया? कंज्यूमर्स को किया, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर को एक चाहिए, दो चाहिए, तो वो किससे माल लेगा? वो रिटेलर से लेगा. तो ये जो गैप होता है, ये जो प्रॉब्लम्स आती है
सब कौन फुलफिल करता है, ये किसकी वजह से ओवरकम हो जाता है, ये कम होता है मिडलमैन की वजह से। There is a chain from producer to consumer. For example, producer, wholesaler, retailer, consumer. Hence, hindrance of person can be do away with the help of middleman. अब देखिए एक चेन होती है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास कैसे पहुंच सकता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास कैसे पहुंच सकता है, मतलब पहुंचना इन द सेंस कैसे उसका प्रोड्यूसर का गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच सकता है, कैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर का गुड्स ले सकता है। तो वो कैसे ले सकता है, पहले होलसेलर लेगा प्रोड्यूसर से, फिर होलसेलर किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिटेलर को, फिर रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को। तो ये एक चेन होती है और ये चेन इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जो हिंड्रेंस होता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकता, जो कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको कौन ओवरकम करता है, उसको जो बीच के दो होते हैं होलसेलर और रिटेलर। हमारा जो सेकेंड कॉमन एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट refers to the movement of goods from one place to another. The production of goods take place at one place, whereas these are demanded in different parts of the country. The obstacle of place is removed by the transport. अब जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कहते क्या किसे हैं और ट्रांसपोर्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। चाहे वो गुड्स हो या फिर हम ही लोगों कुछ भी, हम लोग भी को भी कहीं अगर जाना होता है तो हम लोग भी कन्वेंस का इंतजाम करते हैं कि नहीं, कन्वेंस से ही जाते हैं ना, तो उसी चीज को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। मतलब गुड्स को एक जगह से या हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो हम सबको पता है कि गुड्स जो है प्रोडक्शन है वो एक जगह होता है और जो कंज्यूमर होते हैं वो वर्ल्ड वाइड फैले होते हैं। जो प्रोडक्शन का सामान होता है वो वर्ल्ड वाइड या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो चीज होती है, जो एड यूज होता है, उस एड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या रिमूव करता है, ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस, मतलब कंज्यूमर जो है वो हर एक जगह नहीं पहुंच सकता सामान लेने के लिए, तो ये चीज कौन रिमूव करता है, ये चीज रिमूव करता है ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर टी है, टी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, आसाम में और दार्जिलिंग में, पर जो इसका कंजम्पशन है वो पूरी कंट्री में है। तो हर एक कंज्यूमर जो है वो आसाम और दार्जिलिंग तो जाएगा नहीं चाय पत्ती लेने, टी लीव्स लेने। तो क्या होगा, ये जो आसाम और दार्जिलिंग है ये अपना प्रोडक्शन पहुंचाएंगे किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ताकि कंज्यूमर उसको इजिली परचेज कर सके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स इज कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन होता क्या है, पहले कम्युनिकेशन समझते हैं। कम्युनिकेशन मतलब होता है अपना मैसेज कन्वे करना किसी दूसरे को, किसी सेकेंड पर्सन को। कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस होता है, मतलब एक होना चाहिए सेंडर और एक होना चाहिए रिसीवर। सेंडर जो मैसेज भेजे, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करे, और समझ में आना चाहिए रिसीवर को। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बंगला आती है और मैं बंगला में आप लोग को कुछ समझा रही हूँ और आप लोग को वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रिसीवर को लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है। तो कम्युनिकेशन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन हम किसी रिसीवर को भेज रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन को भेज रहे हैं, उसको समझ में भी आनी चाहिए। So it is an important service. It helps in exchange of information between producer, consumers and traders. The communication services are postal service, telephone service, fax, internet, etc. अब communication का मतलब क्या होता है, communication एक important service होती है, मतलब ये exchange जो भी information है goods के बारे में, services के बारे में, वो producers के बीच में, consumers के बीच में और traders के बीच में knowledge को exchange करती है। और ये जो communication services होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, पहले टाइम में तो पोस्टल और से होते थे, टेलीफोन होते थे, पर आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल से ईमेल्स भेज दिए जाते हैं, इंटरनेट से एक काम हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात किसी ऐसे इंसान को समझाना कि उसको मतलब वो बात समझ में। कॉमन एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्लेस होती है जहां हम अपने गुड्स को स्टोर करते हैं सेफली और सेफ्टी से, ताकि वो फ्यूचर में डैमेज ना हो सके। क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जिसका प्रोडक्शन वंस इन अ ईयर होता है, पर उसका कंजम्पशन जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए हम वेयर हाउसिंग का यूज करते हैं। सो वेयर हाउसिंग यूजली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली when these are produced. For example, wheat, rice, etc. are produced in a particular season only, but these are consumed throughout the year, so these are to be stored. आप देखिए क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो
जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो इमिडिएटली यूज नहीं होते हैं, उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। उसका जो कंजम्पशन होता है वो थोड़े टाइम के बाद होता है। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वीट है, राइस है, और जितने भी ग्रेन्स हैं वो सीजन में एक ही बार होते हैं, पर इसका कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर होता है। तो उसको कीड़े लगने से बचाने के लिए और भी डैमेज होने से बचाने के लिए हम जिस फैसिलिटी का यूज करते हैं उसी को हम वेयर हाउसिंग कहते हैं। Special arrangement has to be made to store the goods to prevent the loss and to keep them fresh. Warehouses are constructed keeping in mind the nature of goods. Warehouses facilitate the availability of goods whenever required. अब देखिए जो स्पेशल अरेंजमेंट मतलब किया जाता है गुड्स को रखने के लिए ताकि वो लॉस से बच सके और वो फ्रेश हो सके। अब हम लोग के टाइम में, आज के टाइम में क्या है कि जो एप्पल है वो तो है विंटर फ्रूट, पर एप्पल जो मिलता है, सेब जो मिलता है वो थ्रू आउट द ईयर मिलता है। वो वैसा ही फ्रेश मिलता है, वैसा ही रेड रेड मिलता है, वैसा ही मिठास के साथ मिलता है, स्वीटनेस के साथ मिलता है। वो क्यों पॉसिबल है? वो पॉसिबल है सिर्फ वेयर हाउस की वजह से, क्योंकि वेयर हाउस को ऐसा डिजाइन किया गया, ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो जो गुड्स को है वो एकदम फ्रेश रख सके, कैसे लगे कि बस वो अभी प्रोड्यूस हुआ है। और वेयर हाउस जो है बस ये मेन फैसिलिटी वो यही देता है कि वो चीजों को डैमेज होने से बचाता है, और वो जब भी रिक्वायर्ड हमें होगी वो हमेशा वो गुड्स को एकदम फ्रेश करके देगा, मतलब उसको फ्रेश रखेगा कि ऐसे लगेगा बस ये चीज अभी प्रोड्यूस हुई, ये चीज बस अभी। फिफ्थ एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस होता क्या है? बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस types of risk. Insurance provides protection from some kind of risk, such as risk of loss due to fire, theft, accident, etc. The insurance company provides protection to employees also against the risk of accident while working. अब देखिए इंश्योरेंस होता क्या है, अगर हम इसी लैंग्वेज में समझें तो इंश्योरेंस को हम हिंदी में बीमा बोलते हैं। बीमा एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो दो लोगों के बीच में होता है, एक जो बीमा करता है और एक जो बीमा करवाता है। तो जो बीमा करता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी होती है, और जो बीमा करवाता है उसको हम लोग इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं। बीमा क्या करता है? बीमा का रोल होता है कि बीमा बिजनेस को प्रोटेक्शन देता है फ्यूचर में अगर कोई भी लॉस हो जाए, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी अपने बिजनेस का, ताकि उनको फ्यूचर में कोई भी लॉस हो जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे चोरी हो जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, या काम करते करते के कुछ भी हो जाए, तो कुछ रिकवरी उनको क्या हो, जो रिकवरी जो लॉस हो उसकी रिकवरी वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सके, ये करवाना चाहिए, और ये एक लीगल एग्रीमेंट है। Businessmen have to pay nominal amount of premium and in return they get compensation for the loss from the insurance company. अब बिजनेसमैन जब इंश्योरेंस करवाते हैं, या हम लोग कोई भी इंश्योरेंस करवाएगा, इंश्योरेंस तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो जो बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवाएगा तो इंश्योरेंस करवाने के लिए उसको एक नॉमिनल अमाउंट देना पड़ता है, मतलब कुछ पैसे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी के को। वो होता है कोई 3 महीने में एक बार लेता है, कोई 6 महीने एक बार लेता है, तो कोई साल भर में एक बार लेता है। डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, पर जो उस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। तो जो नॉमिनल अमाउंट बिजनेसमैन पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। और वही जब भी कंपनी में या बिजनेस में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कुछ घटना घट जाए, तो जो कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को वो इसीलिए मिलता है ताकि वो लॉस की रिकवरी हो सके। 6 कॉमन एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होता है, चलिए समझते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, loan, etc. to provide finance for smooth flow of business activities. Banks help the businessman to overcome the problem of funds. अब देखिए बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ये लोन देता है बिजनेसमैन को ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर सके। क्यों? अगर कभी इनको फ्यूचर में बड़े हैवी अमाउंट की जरूरत है तो लोन के फॉर्म में बैंक इनको प्रोवाइड करता है, उसके बदले वो उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ताकि आगे चल के कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए बिजनेस में पैसे को ले दे के, तो वो उस पैसे से वो पूरी हो सके।
Along with provision of funds, the commercial banks provide many other facilities such as collection, deposit of checks, issue of draft, bank draft, discounting of bills of exchange, etc. The banks also provide the facility of overdrafts at cash क्रेडिट लिमिट अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब देखिए, सिर्फ कैश देने के अलावा, सिर्फ बैंक फंड्स देने के अलावा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और भी बहुत रोल होता है। सबसे पहले तो समझे ये रोल होता है कि ये चेक को कलेक्ट करते हैं और चेक को डिपॉजिट करते हैं, मतलब चेक इशू करते हैं और वही चेक को डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि चेक के थ्रू भी ये पेमेंट होता है। और दूसरी चीज होती है इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। अब इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक में एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है, फिर जिसको पेमेंट करना रहता है उसके नाम का ड्राफ्ट बनता है और ड्राफ्ट बनने के बाद वो उससे पेमेंट हो जाता है। ये ज्यादा सिक्योर है चेक से। क्यों? क्योंकि इसमें बाउंस होने के चांसेस नहीं रहते, ये 100% सिक्योर है और ये कैंसिल भी नहीं होता। चेक क्या है? चेक बाउंस भी हो जाता है और चेक कैंसिल भी हो जाता है। नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सपोज कर लीजिए कोई एक पर्सन है, उस पर एक फर्म है और उसको कोई बल्क में ऑर्डर मिला है, 10 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है, पर जिस पार्टी ने उसको ऑर्डर दिया उसने बोला हम आपको अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो कहेगा हम 10 लाख रुपीज तो मेरे पास अभी रेडी है नहीं, हमको बिजली का बिल देना, वर्कर्स को देना, रॉ मटेरियल भी खरीदने, हर चीज खरीदना है। तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास चला जाएगा। बैंक के पास जाने के बाद वो जो उससे जो अमाउंट इशू करवाएगा, बैंक जो उसको पैसा देगी वो थोड़ा डिस्काउंटेड अमाउंट पे पैसा देगी। जैसे उसने 10 लाख रुपए के लिए बोला है तो बैंक उसको 8 या 9 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी और फिर वो उससे काम अपना चलाएगा, अपने ऑर्डर बनाएगा और जब पार्टी का 3 महीने के बाद पेमेंट देने का वक्त आएगा तो फिर वो पेमेंट बैंक को दे देगी। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक में ही अपने अकाउंट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकाल के पेमेंट करना। अब हमें किसी को पेमेंट करना है, मेरे अकाउंट में 5,000 है, हमको पेमेंट 15,000 करना है, तो 10,000 हम बैंक से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसके लिए बैंक भी इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट हो गई एक्सेट्रा। और फॉरेन करेंसी को भी, ये मतलब डोमेस्टिक करेंसी में चेंज करना और डोमेस्टिक करेंसी को भी फॉरेन करेंसी में चेंज करना। तो ये सब रोल भी किसमें आता है? बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। 7 कॉमन एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड द एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है प्रचार करना, मतलब अपने गुड्स या सर्विसेज के बारे में दूसरों को बताना। सो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन्युफैक्चरर एंड trader to contact each and every customer. Advertisement helps to overcome with the problem. Goods are advertised to inform the consumer their uses, quality and prices. अब देखिए ये प्रैक्टिकली ये तो सच में इम्पॉसिबल है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस करे या कोई भी चीज बिजनेस स्टार्ट करे तो वो हर एक कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, हर एक कस्टमर को डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो वो क्या करता है? वो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेता है, वो प्रचार की हेल्प लेता है। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है? ये जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक बार आपने किस एडवर्टाइज कर दिया, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे वो टेलीविजन के थ्रू हो, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे क्या होता है? कस्टमर्स जो है, एक बार आपने एडवर्टाइज कर, सारे कस्टमर्स जो इतने भी रहते हैं वो आके वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं, उसके यूजेस, उसकी क्वालिटी और उसकी प्राइसेस। Advertisement is spread awareness among the consumers regarding new goods and their uses. Advertisement directly promotes the sales of goods. It is a very good technique of sales promotion and improves the knowledge of customer. अब advertisement जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स देता है कंज्यूमर को, ताकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाएंगे। प्रोडक्ट किस लिए है, मेन पर्पस क्या है, उस प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी उस प्रोडक्ट से। तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि जो क्या सेल्स बूस्ट अप होती है, सेल्स बढ़ती है, ये बहुत जिससे सेल्स प्रमोशन होता है और लोगों को, कस्टमर्स को कंप्लीट नॉलेज मिलती है प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।